Physics is all about theories, equations and derivations. Physics is all about theories, equations and derivations. तो चलिए शुरू करते हैं विथ वेव्स की सुपरपोजिशंस. With this, let's start our new topic जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक मीडियम के अंदर अगर एक वेव है, एक वेव अगर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट. अपनी मीन पोजीशन से लेकर ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएंगे, जिसे हम कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड है, राइट. एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक के एक अपनी मीन पोजीशन से वो क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं और फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आके फिर और नीचे जा रहे हैं, राइट. इस तरह से एक वेव यहाँ फॉर्म हो रही है. पर अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि दो वेव्स हैं, ऐसी ही दो वेव्स हैं, ओके, और वो एक दूसरे को सुपरपोज कर रही है. दो वेव्स हैं, ओके, और एक ही पार्टिकल के ऊपर अगर वो दो वेव्स अपना इफेक्ट डाल रही है, एक वेव अपने अकॉर्डिंग एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है एक इस पार्टिकल को इस तरफ में, राइट. एंड लेट्स से अगर एक और दूसरी वेव है जो उसी पार्टिकल के उसी मीडियम के अंदर एक और वेव क्रिएट की जा रही है, ओके, एक और वेव जनरेट हो रही है, तो वही वेव इसके ऊपर एक और कुछ इफेक्ट डालेगी. हो सकता है सेम डायरेक्शन में अपना इफेक्ट पुट करे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में. तो लेट्स से कि अगर मैं इस वेव के लिए वेव इक्वेशन लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ओके, एंड लेट्स से देयर इज अनदर वेव जिसको मैं y2 से उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ उस वेव का, ओके, और उसका वेव इक्वेशन है a sin ओमेगा t1, ओके, ये t1 ले लो, ये k1 ले लो, ओके, k1 ले लो, और ये ओमेगा 1 और k1x ओमेगा 1t माइनस k2x. इस तरह से हमने दो इक्वेशन ले लिए इन दो वेव्स के लिए, ओके. तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट एक वेव, लेट्स से आपकी जो वेव 1 है, ये जो डिस्प्लेसमेंट इस पर पुट करेगा और उसके अलावा जो सेकेंड वेव है, ओके, जो सेकेंड वेव है उसकी वजह से जिस पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है, क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका रिजल्टेंट माना इन दोनों की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट आने वाला है y1 प्लस y2, वो क्या आने वाला है, इनका अलजेब्रिक सम होने वाला है, या फिर आप कह सकते हो वेक्टर सम होने वाला है इन दो वेव्स के इक्वेशंस का, ओके. इन दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट का ये सम होने वाला है. सम माना एडिशन होने वाला है, राइट. उन दोनों का सम होने वाला है, ओके. तो क्या होने वाला है, यहाँ पे आप दोनों को ऐड कर दो सिंपली, ट्वाइस ए या फिर ट्वाइस ए तो नहीं आएगा, यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है, तो ए कॉमन ले लिया आपने और साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ओमेगा 1t माइनस k1x और प्लस साइन, ये डायग्राम में रख कर दो, ओके. इसका उतना काम नहीं है हमें यहाँ पर अभी, तो डेटा के लिए उसको रख कर दे रहे. यहाँ पर क्या आएगा, साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, ओके. तो इस तरह से आपका एक रिजल्टेंट निकल के आ रहा है इस वेव. सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. और अगर आप इसे करेक्टली कहना चाहते हो, डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ कि हमें क्या सीखना है, तो हम एक्चुअली सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसे सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो बेसिक्स आपको बता दो कि अगर, जैसे कि हम जानते हैं कि एक मीडियम के अंदर अगर एक वेव जनरेट की जा रही है, तो उसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक कर जाएगा, राइट. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के जाएगा बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस. उस डिस्टर्बेंस की वजह से एक वेव क्रिएट की गई है, राइट. एक वेव क्रिएट हुई है, ओके. उस वजह से पार्टिकल ऊपर नीचे इस तरह से अपनी प्लेस से ऊपर नीचे हो रहा है, राइट. आप कह सकते हो वाइब्रेट हो रहा है, ओके, या फिर ऑसिलेट कर रहा है.
ओके, तो इस तरह से कुछ होता है। बट ये हुआ केस जब आपके पास सिर्फ एक ही वेव है। ओके, जब सिंगल वेव एक पार्टिकल के ऊपर में डिस्प्लेसमेंट लगा रही है, एक वेव का जैसे इक्वेशन आप जानते हो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला इक्वेशन है। ओके, उसका वेव इक्वेशन हो गया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक से ज्यादा वेव का, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास वेव एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा वेव होने पर क्या होगा, हर एक वेव अपना एक इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल के ऊपर लगाएगी। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो पार्टिकल है, ओके, वो यहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर उस पार्टिकल के ऊपर अगर एक से ज्यादा वेव अपनी डिस्प्लेसमेंट लगा रही है, अपनी उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल पे आ रहा है, ओके, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वही बता रहे हैं आपको, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, या फिर आप कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हम अभी सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट रीड इट आउट वंस कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स रीच द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, each wave produces a displacement independent of the other. Okay, independent of the others, and resultant displacement at the point is equal to algebraic sum of, या फिर कह सकते हैं वेक्टर सम of individual displacement produced by those waves. Okay, एक काम को इसको नोट कर लो पहले। ओके, आई थिंक पॉज कर लो इसको और फिर नोट करो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी एक से ज्यादा अगर वेव्स है आपके पास, एक से ज्यादा वेव्स है, तो वो अपना अपना एक इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट लगाने वाले हैं उस पार्टिकल के ऊपर। ओके, तो जैसे कि दो से ज्यादा वेव्स एक्ट कर रही है एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही पार्टिकल के ऊपर। ओके, उस मीडियम के किसी भी पॉइंट में कहो तो आप एक पार्टिकल से कंसिडर कर सकते हो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। ओके, तो वो अगर इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, दोनों भी जो वेव्स है वो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट अपना अपना दे रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब एक से ज्यादा वेव जब एक्ट कर रही है तो अपना अपना एक एक कुछ डिस्प्लेसमेंट लगा रही है, उनका जो रिजल्टेंट होगा, लेट्स से अगर एक वेव y1 डिस्प्लेसमेंट लगा रही है, दूसरी वेव है जो y2 डिस्प्लेसमेंट लगा रही है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा y, दैट विल बी द अलजेब्रिक सम, या फिर आप कह सकते हो द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय दोस टू वेव्स। ओके, उन दोनों वेव्स का जो अलजेब्रिक सम है, या कह सकते हो जो वेक्टर सम है, उसका इक्वल होगा ये रिजल्टेंट वाला आपका डिस्प्लेसमेंट। सो दैट्स अबाउट एवरीथिंग दैट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज गोइंग टू टेल यू, और द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज विशिंग टू टेल यू। ओके, इसमें यही बताया गया है कि अगर एक से ज्यादा वेव्स एक्ट कर रही है तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, पहली बात तो कि दोनों भी वेव्स का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। जितना भी डिस्प्लेसमेंट वो देने वाले हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का। तो जैसे ही वो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, उसके बाद में कि जो रिजल्टेंट है, चल एक बात तो क्लियर हुई कि इंडिपेंडेंट है दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे। ओके, पर जो फिर दूसरा ये बात आती है कि जो रिजल्टेंट है वो क्या निकलेगा, तो रिजल्टेंट विल बी सिंपली द सम ऑफ दोस टू, द अलजेब्रिक सम ऑफ दोस टू डिस्प्लेसमेंट्स। सो दिस वाज अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो इसके पहले का एक टॉपिक है जिसमें हम देख रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए एक मेथड दी गई है जिसका नाम है हेब्स मेथड। ओके, उसमें क्या किया गया है, एक सिंपल सा एपरेटस लिया है। ओके, उसका डायग्राम वगैरह अभी मैं शो कर दूंगा। सो हेब्स एक्सपेरिमेंट के पहले पहले तो हम ये देख लें कि मेजरमेंट ऑफ फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। तो कब हम फेज वेलोसिटी लेंगे, कब ग्रुप वेलोसिटी लेंगे। तो जैसे कि जब आप बात करते हो साउंड वेव्स की, ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स की जब आप बात करते हो तो आप बात कर रहे हो ग्रुप वेलोसिटी की। ओके, जब भी आप बात कर रहे हो किसी भी साउंड वेव्स की तो आप ग्रुप वेलोसिटी की बात कर रहे हो, जिसे हम वी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है ग्रुप वेलोसिटी। ओके, पर जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, मीडियम की बात करेंगे हम, जब भी हम वेव्स की बात कर रहे हैं तो जो आपके लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है या फिर जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो मीडियम नहीं लगता, राइट। जो मैकेनिकल वेव्स है उनके लिए जो मीडियम लगता है, राइट, मैकेनिकल वेव्स उनके लिए मीडियम लगता है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, राइट। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में आता है साउंड वेव्स। ओके, तो उसके लिए आपको मीडियम जरूरी होता है।
सो जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज स्पीड इन वैक्यूम, किसी भी चीज की बात करो, ओके, और उसकी स्पीड इन द मीडियम। अब इसमें जो ये पार्ट है स्पीड इन मीडियम, इसकी जब आप बात करते हैं तो किस चीज की तरफ एम्प्लाई करता है ये? जब आप स्पीड मीडियम के अंदर जब आप स्पीड निकालना चाहो तो दैट इज योर फेज वेलोसिटी, दैट इज योर फेज वेलोसिटी। तो आप आपकी जो ग्रुप वेलोसिटी है उसे कैसे आप कैलकुलेट करने वाले हो या फिर आप कैसे मेजर करने वाले हो? तो ग्रुप वेलोसिटी को आप मेजर करोगे सिंपली, जैसे कि आप एक सिंपल वेलोसिटी को मेजर करते हो, जैसे इट इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस केस में क्या होगा, आप जो है पूरी की पूरी स्पीड निकाल लोगे जितने भी आपके पास में जो डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस निकालने वाले हो आप, यहाँ पे जो स्पीड निकाल रहे हैं, क्या कह सकते हैं आप, जो ग्रुप वेलोसिटी वो निकालने वाले हो। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उस वेव में, सो दैट विल बी योर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। इस तरह से आप ग्रुप वेलोसिटी निकालोगे, ओके। और जब आप बात करोगे फेज वेलोसिटी की, तो फेज वेलोसिटी के केस में क्या होगा, यू विल कैलकुलेट इट इन दिस केस न्यू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू योर वेवलेंथ, ओके। तो जब ग्रुप वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इस तरह से निकालोगे। और जब आप बात कर रहे हो फेज वेलोसिटी की, तो फेज वेलोसिटी को किस कैसे करोगे, न्यू इनटू लैम्डा। यहाँ पर ये दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर वेवलेंथ, ओके, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इस तरह से आप निकालो आपकी फेज वेलोसिटी। सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि आप ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को कैसे मेजर करने वाले हो, कैसे उनको कैलकुलेट करने वाले हो, ओके। सो इसके बाद आते हैं जो हेब्स एक्सपेरिमेंट था, जिसके या फिर आप कह सकते हो हेब्स मेथड थी, ओके, एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो आप उसे। उसके थ्रू उन्होंने साउंड की एक नियर अबाउट इक्वल जो वैल्यू थी उन्होंने निकाल ली थी। सो उस एक्सपेरिमेंट को बहुत शॉर्ट में देखा रहे, एकदम भी डिटेल में वो एक्सपेरिमेंट नहीं देखा रहे आपके बुक में। सो उसी को हम थोड़ा शॉर्ट में जितना बुक के अकॉर्डिंग उतना स्टडी कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो दिस इज अनदर टॉपिक, हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है हेब्स मेथड, ओके। इसमें हम एक्सपेरिमेंट है जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेब्स, उनका एक्चुअली लास्ट नेम था हेब, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उन्होंने साउंड की एक नियरली इक्वल वैल्यू निकाली थी। साउंड की जो वेलोसिटी है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी एक नियरली इक्वल, बहुत ही क्लोजेस्ट एक वैल्यू उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से निकाली थी। ये वन ऑफ द फ्यू एक्सपेरिमेंट्स है जो साउंड की एक क्लोजेस्ट वैल्यू दे रहा है, साउंड की वेलोसिटी की एक क्लोजेस्ट वैल्यू दे रहा है, ओके। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिस तरह से आप बताया गया, ये एक्चुअल सेटअप ऐसा नहीं था। एक्चुअल सेटअप कैसा था, एक ऑडिटोरियम किया गया था, एक ऑडिटोरियम के अंदर टोटली, ऑडिटोरियम क्यों किया गया, एक्चुअली ऑडिटोरियम में विंड रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, जैसे कि विंड की वजह से साउंड की वेलोसिटी में डिफरेंस आ सकते हैं। एंड अनदर थिंग, उस ऑडिटोरियम में हर कोने कोने में, हर किसी डिस्टेंस पर थर्मामीटर्स फिट किए गए ताकि टेम्परेचर को प्रॉपरली नोट किया जा सके, बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओके। तो उतना कुछ तो इस आपके टेक्स्ट बुक के सिलेबस में नहीं दिया गया है, बस शॉर्टली जो जितना कुछ बताया उतना बताता हूँ, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा हूँ कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया गया था। तो उस ऑडिटोरियम में थर्मामीटर्स लगा दिए गए, टेम्परेचर को काउंट किया गया, मतलब टेम्परेचर मेजर किया गया, कितना टेम्परेचर हो रहा है उसको सबको, सब चीज़ को ऑब्जर्वेशन में रखते हुए इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया गया था। तो अब आता है हमारे मेन मुद्दे पर कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो पूरा सेटअप किस तरह से है। फर्स्ट थिंग इज यहाँ पर एक एस से जिसे डिनोट किया गया है वो आपका साउंड का सोर्स, ओके, ये आपका साउंड का सोर्स। उसके साइड में एक T1 है, ओके, जिसे आप कह सकते हो उसकी एडजेसेंट है T1। सो दिस T1 इज योर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन माना माइक, जिसे आप शॉर्ट में कहते हो माइक, ओके। तो ये जो सोर्स है उसका जो साउंड है उसे वो यहाँ के रिकॉर्ड करेगा या फिर क्या क्या हो गया उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ से वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर भी इस सेकंड माइक्रोफोन, जिसे हम T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज योर माइक्रोफोन 2, माइक्रोफोन 2, दिस इज योर माइक्रोफोन 1, ओके। सेकंड माइक्रोफोन में ये साउंड जा रहा है
एंड अनदर थिंग, यहाँ पर जो M1 है और M2 है, दीज आर योर मिरर्स। मिरर्स मतलब जो साउंड को रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये किस चीज से बने हैं? POP से। पॉप नहीं, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये जो मिरर्स है बने हैं। एक्चुअली मिरर्स भी कहना थोड़ा अजीब लगता है, इन्हें आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टर्स है। ये साउंड रिफ्लेक्टर्स है जो POP से बनाए गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए गए हैं। ओके, तो जो भी इसके अंदर रिफ्लेक्शन वगैरह हो रहा था, जो साउंड का रिफ्लेक्शन है, जो भी डिस्टेंस वगैरह जो मेजर किया गया, ओके, और उसके बाद में जो साउंड जैसे इन माइक्रोफोन्स के थ्रू इस एम्पलीफायर में आता है, इस एम्पलीफायर में वो साउंड आता है, एम्पलीफाई होकर साउंड इस लाउड स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देता है। ओके, टाइम और डिस्टेंस दोनों को मेजर करते हैं। ओके, पूरी प्रोसीजर की जाती है। उसके बाद में एक एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं कह सकते, बट एक जो नियरली इक्वल वैल्यू थी, जो थी 331 प्लस माइनस 0.04 मीटर पर सेकेंड। ओके, 331.29 कुछ इस तरह की वैल्यू थी। 331.29 प्लस माइनस 0.04 मीटर पर सेकेंड की इतनी वैल्यू, जो क्लोजेस्ट वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड के 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, कह सकते हो क्लोजेस्ट वैल्यू 331 मीटर पर सेकेंड, इसके आसपास में साउंड की वैल्यू, साउंड की जो वेलोसिटी उसकी वैल्यू के आसपास में ये वैल्यू आई है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फ्यू एक्सपेरिमेंट्स जो साउंड की एक प्रॉपर वैल्यू बता रहा है, साउंड की वेलोसिटी की एक प्रॉपर वैल्यू बता रहा है। ओके, तो ये जो है कम से कम 200 ऑब्जर्वेशंस करने पड़े थे उसके बाद में, जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट माना गया। ओके, पूरे एक्सपेरिमेंट में 200 के आसपास ऑब्जर्वेशंस करने पड़े, तब जाके साउंड की वैल्यू यहाँ पर आपको इतनी दिखाई दे रही है। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में देखकर भी नहीं है बुक में, और हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं। तो जितना था मैंने आपको बताया कि जो भी हेब्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया वो सब कुछ। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। हैव अ नाइस डे।